Good morning 10th class student. Myself Vishakha Srivastav. I am going to teach you history. Now open your textbooks page number 1. First chapter, Historiography Development in the West. Historiography means historical research, writing and the study are carried out with and the objective of understanding the chronologically of the past events and their interconnection process. The writing of critical historical narrative is known as historiography. Historiography means हिस्ट्री लिखना कैसे शुरू हुआ, पश्चिम देशों में हिस्ट्री लिखना कैसे शुरू हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। किस तरह से हिस्टोग्राफी पश्चिमी देशों में चालू हुई, विकास हुआ, इस चैप्टर में हम देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज 1.1 ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, 1.2 मॉडर्न हिस्टोग्राफी, 1.3 डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोग्राफी, 1.4 notable scholar. These points are described in this chapter. In the physically and the natural science, the empirical method, that means laboratory method of experiment of observation that allow formulating laws which remain true irrespective of time and space. जिस तरह से साइंस में प्रैक्टिकल होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, ऑब्जर्वेशन होते हैं या की जाती है, जो भी मेथड उसमें यूज की जाती है, एम्पेरिकल मेथड होती है। वो कौन सी मेथड होती है? एम्पेरिकल मेथड होती है। लेकिन हम ये मेथड हिस्ट्री में नहीं लगा सकते। In historical research, it may not be possible to use the method of laboratory experiment and the observation. Historical की जो मेथड होती है साइंस से थोड़ी अलग होती है। हिस्ट्री के लिए मेथड जो होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, जिससे भाषा और स्क्रिप्ट का ज्ञान हो। मतलब जो हिस्टोग्राफी में हिस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए उन एक्सपर्ट को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? भाषा का और स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट मीन्स लैंग्वेज, जो लेटर यूज होते हैं लैंग्वेज में, उसका उनको बोध हो या ज्ञान हो। ऐसे एक्सपर्ट हिस्ट्री में होते हैं। द एक्सपेरिमेंट कैन एग्जामिन द एंथोसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्राइटेरिया मीन्स लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ द राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प ऑफ ऑथोरिटी। ऑथेंटिसिटी मीन्स जो डॉक्यूमेंट फेक ना हो, एकदम निश्चित है कि यही उसकी उस चीज की आइडेंटिफिकेशन हो, डॉक्यूमेंट फेक ना हो, सत्य पे आधारित हो। ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको उस डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी समझ में आनी चाहिए, निश्चितता समझ में आनी चाहिए। किसको? एक्सपर्ट्स को उसकी ऑथेंटिसिटी समझ में आनी चाहिए। हिस्ट्रिकल रिसर्च मेथड, हिस्ट्री लिखने के लिए हमें क्या क्या सोर्स चाहिए? देखो यहाँ पर एक टेबल बना है, तो examining the relevant reference of the available historical information, collecting historical information, highlighting the process that lead to historical transaction, carrying out the comparative analysis, understanding the reference regarding time and space of the given historical events, and also various conceptual frameworks used in historical research method, formulating relevant question in view of the historical reference, formulating hypothesis means अनुमान लगाना, परिकल्पना करना, critical examining of a various source of history, कड़ी से कड़ी उस पे एग्जाम करना, उस सोर्स पे जो भी इंस्क्रिप्शन मिलता है या हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उस पर क्रिटिकल से क्रिटिकल एग्जामिन
करना। पेज नंबर 2, देन आफ्टर मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन द हिस्ट्रिकली रिसर्च। जो टेबल हमने देखा है पेज नंबर 1 पे, ये सारे सोर्सेस क्या है, मेथड है, एक वेरियस मेथड है हिस्ट्रिकल रिसर्च करने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है। फिर यहाँ पे देखिए आर्कोलॉजी। Archaeology means the study of the past by the excavation and the analysis of its material remains. Archival science means a study of magnet of historical documents record it is in the archives. मतलब जो हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको प्रिजर्व करके रखने वाले चीज़ों को जहाँ रखा जाता है उसको आर्चिव्स कहा जाता है। तो ऐसे मैनेजमेंट को संभालने के लिए आर्चिवल साइंस की ज़रूरत होती है। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट्स। एपिग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। लैंग्विस्टिक्स, स्टडी ऑफ लैंग्वेज। न्यूमेस्टिक्स मीन्स स्टडी ऑफ कॉइन्स। जीनोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लीनेज। लीनेज मीन्स उस जो भी चीज़ हिस्ट्रिकल होती है उसकी विरासत के बारे में, या आप जीन्स कह सकते हैं, हेरिडिटी कह सकते हैं। नाउ वी गोइंग टू 1.1 ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्ट्रिकल नैरेटिव इज नोन एज अ हिस्टोग्राफी। अ स्कॉलर हु राइट्स सच अ नैरेटिव इज हिस्टोरियन। स्टोरी को सही से जांच पड़ताल करके सच के बारे में लिखा जाता है, ठीक है, एकदम जांच पड़ताल करके ये सच में ये हो चुकी घटना है, इसके जांच पड़ताल की जाती है। नाउ नेक्स्ट, एशियन कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज द वेरियस मीन्स लाइक केव्स, पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग, सॉन्ग एंड babbles etc. Asian communities all over the world use mean like a cave, painting, storytelling, singing, song, babble etc. ये सब ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी में आता है। फिर आता है 1.2 मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो ये जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है, ओके, ये भी 4 से 2 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो नोट नाउ, जो मैंने टिक मार्क की हूँ आप भी उसको पॉइंट वाइज टिक मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ऑब्जर्व दिस वन, सी नाउ दिस वन, डू यू नो। इस पे भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आपको ये सिर्फ ये पिक्चर दिया जाएगा और उस पर बोला जाएगा कि ऑब्जर्वेशन द इलिस्ट्रेशन एंड द आंसर द क्वेश्चन। नाउ द अबो पिक्चर शो द फ्रेगमेंट ऑफ अर्लियस्ट इंस्क्रिप्शन। ये अर्लियस्ट इंस्क्रिप्शन है। फॉरवर्ड मार्चिंग फाइट ऑफ अ सोल्जर्स होल्डिंग द शील्ड्स एंड द स्पीयर इज सीन हियर। देखिए यहाँ पे ये जो सोल्जर्स है, यहाँ पे जो शोल्डर्स है, ये एक शील्ड पकड़ के है, बहुत बड़ी, सामने में ही। इट कैन बी ट्रेस बैक टू समर सिविलाइजेशन इन द मेसोपोटामिया, ओके, नेम ऑफ अ सुमेरियन किंग्स एंड द स्टोरीज ऑफ बैटल। अ बैटल फॉट बिटवीन 2 किंगडम डेट्स बैक टू 4500 बिफोर कॉमन ईरा। ये इंस्क्रिप्शन जो है लॉर्वे म्यूजियम में जो रखा हुआ है, ये अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। किस किंग के इसमें सिविलाइजेशन हुआ था? समर सिविलाइजेशन हुआ था इन कहाँ पे? मेसोपोटामिया। नेम ऑफ सुमेरियन किंग, द स्टोरी ऑफ बैटल। ये किसके ऊपर आधारित है? ये इंस्क्रिप्शन जो है किसके ऊपर आधारित है? एक बैटल के ऊपर, जहाँ यहाँ पे सोल्जर एक बहुत बड़ी शील्ड को पकड़ के उस बैटल को शो कर रहे हैं। नाउ वी गो टू मॉडर्न हिस्टोग्राफी। 4 मोर कैरेक्टर्स मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मेन कैरेक्टर है यहाँ पे 4 जो हम पढ़ेंगे।
we can see page number 6. Answer the following details. Answer the following details. Second question, what are the 4 character of a modern historiography? ये 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा. क्या पूछा जाएगा? मॉडर्न हिस्टोग्राफी. वी कैन राइट दिस पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, इट मेथड इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल. मॉडर्न हिस्ट्री लिखना है तो साइंटिफिक प्रिंसिपल होने चाहिए, जरूरी होता है. हर एक्सप्लेन करने के लिए उसके प्रिंसिपल होने जरूरी है. उसके लिए रिवेलेंट क्वेश्चन बनाना पड़ता है. यहाँ रिवेलेंट क्वेश्चन, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं. उससे रिलेटेड क्वेश्चन साइंटिफिक प्रिंसिपल पर ये मॉडर्न हिस्ट्री लिखी जाती है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, दिस क्वेश्चन आर anthropocentric. Anthropocentric means placing human at the center of something, giving preference to humans above the consideration. Means मनुष्य से रिलेटेड, उस टाइम के लोगों से रिलेटेड होनी चाहिए. जिस टाइम पे, जिस हिस्ट्री में हम स्टडी कर रहे, जिस सब्जेक्ट पे हम स्टडी कर रहे हैं, वो कैसी होनी चाहिए? मनुष्य से रिलेटेड होनी चाहिए, उस टाइम से रिलेटेड होनी चाहिए, उस सोसाइटी से रिलेटेड होनी चाहिए. बट हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डेट्स. मतलब ह्यूमन डेट्स के हिसाब से स्टडी हो जानी चाहिए. ह्यूमन डेट्स के हिसाब से स्टडी हो जानी चाहिए. पेज नंबर 3, थर्ड पॉइंट, आंसर टू दिस क्वेश्चन आर सपोर्टेड बाय द रिलेबल एविडेंस. मीन्स हम जो क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं, तो हमें उस चीज से सपोर्टेड आंसर मिलने चाहिए, उससे रिलेटेड आंसर भी मिलने चाहिए. किससे? जो एविडेंस हमको मिले हैं उससे हमें आंसर मिलने चाहिए. फोर्थ, हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी. जो हिस्ट्री में मानव की जर्नी होनी चाहिए, ग्राफ होना चाहिए कि कैसे मनुष्य स्टोन एज से निकलकर यहाँ तक विकास करते हुए पहुंचा है, वो मैनकाइंड जर्नी हमारे पास होनी चाहिए. हिस्ट्री इज ओरिजिनली ग्रीक टर्म. हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century, ग्रीक टर्म द 5th बिफोर कॉमन ईरा. ये प्रिंसिपल यूज करके हेरोडोटस ने सबसे पहले बुक लिखी थी जिसका नाम था द हिस्ट्री. ओके. नाउ थर्ड डेवलपमेंट हम देखेंगे. 1.3, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड द हिस्टोग्राफी. द 18th century common era Europe had achieved remarkable progress in the field of philosophy and science. Scholars had come to believe in possibility of studying the social and the historically truth by applying the scientific method. यूरोप में इससे पहले साइंटिफिक स्टडी नहीं होती थी. ठीक है. 18th century में डेवलप हुआ. जैसे जैसे डेवलप हुआ फिलोसॉफी में, और जितना डेवलप हुआ और इसी तरह की जो स्टडी करते गया, तो हम सोशल और हिस्ट्री में भी ये कर सकते हैं, ऐसा उनको प्रतीत होने लगा. पीरियड ऑफ द 18th century, ऑल द यूरोपियन यूनिवर्सिटीज वेयर द इंटरेस्टेड ओनली इन द फिलोसॉफिकली कोर्सेज रिवॉल्विंग अराउंड डिवाइन द फिनोमिना. मतलब 18th century के पहले यूरोपियन यूनिवर्सिटी जो थी वो सिर्फ गॉड के बारे में स्टडी करती थी, सिर्फ गॉड के बारे में स्टडी करती थी. 18th century के बाद हिस्टोरिकली स्टडी भी होने लगी. कहाँ पे? यूरोपियन यूनिवर्सिटी में. ग्रेजुअली दिस सर्जियो बिंग टू चेंज इन 1737 कॉमन era. The Gottingen University
was founded in the Germany. This university for the first time had an independent department of history. मतलब पहली बार इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट आया कहाँ पर? जर्मनी में. किसके द्वारा आया है? ये गॉटन यूनिवर्सिटी के द्वारा. कब आया है? 1737 कॉमन ईरा में. ओके, फिर आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे. 1.4 नोटेबल स्कॉलर. तो ये जो स्कॉलर है, 6 स्कॉलर हम देखेंगे इस चैप्टर में. तो ये जो 6 स्कॉलर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. ये 2-2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर 1 मार्क के लिए उनकी फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है. रॉन्ग ऑब्जर्व द रॉन्ग पेयर, ये भी पूछा जाता है 1-1 मार्क के लिए. तो ये जो नोटेबल स्कॉलर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग. फर्स्ट है हमारा रेने डिस्कार्ट. 1596 to 1650. René Descartes was the foremost among the scholars who instead means लिखना of verifying the reliability of a historical document by the critically examining them. किसी भी बेसिक पर लिखना, जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वो रिलायबल है, वो सत्य है या नहीं है, उस डॉक्यूमेंट को क्रिटिकल एग्जामिनिंग करके रेने डिस्कार्ट ने बताया है कि उस डॉक्यूमेंट को क्रिटिकल एग्जामिन करके उस बेसिक पे हमें हिस्ट्री लिखना चाहिए. ऐसा किसने बताया है? रेने डिस्कार्ट ने. इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था डिस्कोर्स ऑन द मेथड. याद रखना, स्कॉलर और बुक का नाम अगर तुम्हें याद रखना है, इसे रॉन्ग प्रेयर में भी पूछा जाता है, तो बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि रेने डिस्कार्ट उससे ही रिलेटेड है. डिस्कोर्स मतलब DE डिस्कार्ट DI डिस्कोर्स. तो तुम्हें ये याद रखना है कि रेने डिस्कार्ट ने कौन सी बुक लिखी थी? डिस्कोर्स. रेने डिस्कार्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है, never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded. मतलब जो आपसे कहा जाता है, रेने डिस्कार्ट कहते हैं, जो आपसे कहा जाता है उसे एक्सेप्ट मत करो. कब तक एक्सेप्ट नहीं करना है? जब तक आपके डाउट्स उस पर क्लियर नहीं हो जाते, तब तक उस चीज को हमें क्या नहीं करना है? एक्सेप्ट नहीं करना. ये किसका कहना था? रेने डिस्कार्ट का. फिर आते हैं वल्चर्स. वल्चर 1694 to 1778. वल्चर ओरिजिनल नेम वाज Francois Marie Arouet. He was a French. He opined that along with the objective truth and the chronology of historical event, considering the social tradition, trades, economic, agriculture, etc. was also equally important in historiography. Open means ओपन, यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है, मीन्स ओपिनियन होती है. तो वल्चर का ओपिनियन था कि हम हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिवली सच क्या है बस यही जानते हैं. तो जो सच हम जानते हैं उसको किस तरह से एग्जामिन किया जाए, उसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में एग्जामिन किया जाए कि क्रोनोलॉजी में इसके बाद क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ तो ये युद्ध के बाद क्या हुआ, वो युद्ध के बाद क्या हुआ. मतलब ऑर्डर वाइज लिखने के लिए उन्होंने एडवाइस दी. उसी तरह उसे उसकी परंपरा और ये क्रोनोलॉजिकली जो ऑर्डर के बारे में उन्होंने बताया, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि इन सारी चीज़ों के साथ उससे जुड़ी हुई परंपरा, ट्रेड, सोशल मतलब अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर, इसके बारे में भी लिखना, क्रमबद्ध लिखना इक्वली है, मतलब इम्पोर्टेंट है. किस तरह से लिखना है? जो चीज़ हमें मिली है या किसी देश के बारे में या किसी इंस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम लिख रहे हैं या वहाँ की डेवलपमेंट के बारे में लिखना है तो उसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लिखो. ठीक है. और क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर के साथ साथ उस देश का अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ का एग्रीकल्चर कैसा था, ट्रेड कैसा है, सोशल जो भी है, ये सारी चीज़ें भी क्रमबद्ध लिखना जरूरी है. ऐसा कौन कहते हैं? वल्चर कहते हैं. थर्ड, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेज़ल 1770-1831. Hazel was a German philosopher. He insisted that the historical reality should be presented in a logically manner.
द टाइमलाइन ऑफ अ हिस्टोरिकल इवेंट वॉज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। ये जर्मन के फिलोसोफर थे, ठीक है, कौन? जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेजल। उनका कहना था कि हिस्ट्री को लॉजिकली लिखना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री को लॉजिकली लिखना बहुत जरूरी है। लॉजिकली लिखना मतलब अपने इमेजिनेशन से लिखना बहुत जरूरी है, मतलब उसके बारे में लॉजिक होना चाहिए, हमें उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो हेजल यही कहते हैं कि हिस्ट्री को लिखने के लिए हमें लॉजिकली मैनर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, देखिए यहाँ पर, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफी और दूसरी थी रीजन इन हिस्ट्री। तो ये दोनों बुक्स को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है और रॉन्ग पेयर में पूछा जाता है। अगर ये दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन हो तो कंफ्यूज नहीं होना। रीजन इन हिस्ट्री अगर ये भी दिया गया हो तो रॉन्ग पेयर नहीं होंगे, ठीक है। फिर आते हैं, ये देखो यहाँ पे, इट इज अ गुड टू नो दिस। In order to understand true nature of thing, one needs to know both the side that mean true and false or good or bad. This method of analysis, which is based on opposite, is known as dialectics. तो जॉर्ज विलियम्स कहते हैं कि किसी भी चीज को खोज करते समय, उन्होंने ये स्पेशली एक लिखा है या नोट दिया है कि हम किसी भी चीज के बारे में जब खोज करते हैं तो उसकी गुड थिंग को भी देखना चाहिए और बैड थिंग को भी देखना चाहिए। सत्य और असत्य इन दोनों की प्रक्रियाओं को हेजल ने डायलेक्टिक्स कहा गया है, ठीक है। क्या कहा है उसको? डायलेक्टिक्स कहा गया है कि सत्य और असत्य, अच्छा और बुरा। इन दिस थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी इज प्रपोज कॉल दिस थेसिस, मतलब हम सत्य अगर लिख रहे हैं, किसी चीज के बारे में सत्य लिख रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? थीसिस। विल अनदर कंट्री थ्योरी इज कॉल्ड एंथेसिस इज प्रपोज। और उस सत्य के बारे में, जिस सत्य को हम लिख रहे हैं उसको क्या कहा जाएगा? थीसिस। और उसके अपोजिट में ही हम असत्य लिख रहे हैं उस चीज के बारे में, है ना, तो उस चीज को क्या कहा जाएगा? एंथेसिस। एक पहलू में हम सत्य के बारे में लिख रहे हैं, दूसरे पहलू में हम असत्य के बारे में लिखते हैं। तो सत्य के बारे में जहाँ लिख रहे हैं हमको उसे थीसिस कहा जाएगा, और उसके अपोजिट में ही अगर हम लिख रहे हैं, असत्य लिख रहे हैं, तो उसको एंथेसिस कहा जाएगा। फाइनली आफ्टर थ्रू द डिस्कशन ऑफ बोथ, अ न्यू थीसिस हैविंग अ गेस्ट ऑफ बोथ इज अराइव कॉल्ड सिंथेसिस। थीसिस और एंथेसिस दोनों पर विचार विमर्श करके फाइनली जो स्टडी की जाएगी या फाइनली जो तैयार किया जाएगा उसे क्या क्या कहा जाएगा? सिंथेसिस कहा जाएगा। फिर आता है लियोपोल्ड वॉन रैंके, 1795-1886। He gave a lot of importance of information gathered through the originally documents. इन्होंने लियोपोल्ड वॉन रैंके ने मूल पत्रों के आधार पर स्टडी करने के लिए कहा है, मूल पत्रों के आधार पर हिस्ट्री लिखी है। वी बिलीव दैट इट वॉज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकली ट्रूथ विद दिस मेथड। ही क्रिटिकाइज इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री इवेंट्स। उन्होंने कल्पना के आधार पर टीका की, उन्होंने कल्पना के आधार पर टीका की है। ही इन्फ्लुएंस हिस्ट्रिकल राइटिंग ऑफ द 19th सेंचुरी। उन्होंने टीका की है मूल पत्रों के आधार पर। ये वो कहते हैं कि मूल पत्रों के आधार पर डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाने चाहिए, ठीक है। उन्होंने कल्पना के आधार पर इस पर टीका भी की है कि ये सही है या गलत, उस पर टीका की है उन्होंने। फिर इन्होंने बुक्स लिखी है। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल्स इज पब्लिश इन 2 बुक्स। कौन सी है? द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, सेकेंड है द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। फिर आते हैं हम कार्ल मार्क्स पे। कार्ल मार्क्स 1883। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट द abstract idea but about the living people. Humans' relationships are formed not only by the fundamental needs of a people and the ownership but also the prevalent means of production to meet those needs. The uneven distribution of means production in the society lead to class struggle. उन्होंने कहा है कि किसने? कार्ल मार्क्स ने कहा है कि ह्यूमन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं,
वो हमें हिस्ट्री लिखने में क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल्स नीड्स है वो इंसानों की, उस वक्त के इंसानों की फंडामेंटल नीड्स थी, ये हमें हिस्ट्री लिखने के लिए काफ़ी यूजफुल रहते हैं। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द पोर रिडक्शन इन द सोसाइटी लीड टू क्लास स्ट्रगल। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने इसलिए कहा है कि वर्ण अर्थव्यवस्था इस हिसाब से जो सोसाइटी में भेदभाव चलते थे या फिर व्यवस्थापन होता था उस की पूरा ज्ञान रखते हुए हमें हिस्ट्री में लिखना चाहिए। इन्होंने जो बुक्स लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने जो बुक्स लिखी थी, दास कैपिटल साइज थी, मतलब दास कैपिटल, इन्होंने उस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा है, रिलेशनशिप ह्यूमन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके बारे में लिखा है। दास कैपिटल ट्रीटाइज रिटन बाय हिम। फिर आते हैं हम एनायल स्कूल में। एट द वंस set of the 20th century, a new school of historiography rose in France, which is known as Annales School. An idea was put forward that the history is not just about the political events. King, great leader, was political and diplomacy. It is also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social division, and their collective साइकोलॉजी। तो 20th सेंचुरी में एनायल स्कूल आई फ्रांस में, ठीक है, किसके लिए आई है, हिस्टोग्राफी के लिए। पहली बार एनायल स्कूल को ओपन किया गया फ्रांस में हिस्टोग्राफी के लिए। तो इसमें क्या क्या आया, अबाउट किसके बारे में स्टडी की जा रही थी, हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड भी वहाँ पर स्टडी की जा रही थी और उसको छोड़ के भी स्टडी की जा रही थी कि पॉलिटिकल इवेंट्स क्या थे, किंग्स के थे, ग्रेट लीडर्स, वॉज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेसी, मतलब अर्थव्यवस्था से लेकर राजनीति, सोशल समाजशास्त्र, इससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें वहाँ पर की जा रही थी। इट इज़ आल्सो अबाउट द क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड। और हिस्ट्री में जो सबसे ज़रूरी है कि वहाँ का उस क्षेत्र का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ के लोगों का ट्रेड क्या है, एग्रीकल्चर थे या कोई ट्रेड करते थे, वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी थी, ये सारी सोशल कम्युनिकेशन किस तरह का था, इन सारी चीज़ों का, इन सारी मानसिकताओं का एनायल स्कूल में स्टडी की जा रही थी। फिर आता है फेमिनिस्ट historiography. Feminist historiography means the reconstructing of the history from the perspective of woman, मतलब स्त्रीवादी इतिहास लेखन के बारे में। यहाँ पे सिर्फ हमने देखा है कि जो स्कॉलर भी थे या हिस्ट्री की हम बात कर रहे थे, अभी तक के पुरुष प्रधान ही इतिहास लेखन में थे, जो लेखन क्षेत्र था, ठीक है, उसमें सिर्फ पुरुष प्रधान ही हम देख रहे थे। तो इस क्षेत्र में पुनः विचार करने के लिए दबाव किया गया। क्यों दबाव किया गया है कि इस क्षेत्र में स्त्रियों का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पुरुषों का। तो फिर जो दबाव किया गया और जो मुद्दे निकाले गए, उसके बाद ये निश्चित किया गया कि फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी शुरू की गई। द थॉट वाज प्रोपोनेड बाय फ्रेंच फेमिनिस्ट स्कॉलर सिमोन दे बियर, और ये किसने किया, सिमोन दे ब्लेयर ने। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एम्फासिस टू इंक्लूड वुमन इन हिस्ट्री एंड द रीथिंकिंग ऑन द मेल डोमिनेंट पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। अब क्षेत्र में पुरुषों के साथ साथ स्त्रियां भी इस क्षेत्र में क्या करने लगी है, सहभाग होने लगी थी और आने लगी थी उस हिस्ट्री के बारे में, उससे जुड़े हुए रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट है उसके बारे में स्टडी करने के लिए आने लगे थे। तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का इस तरह से उस वक्त पश्चिमी देशों में उस वक्त इस तरह से निर्माण हुआ। फिर 6 स्कॉलर पे हम आते हैं। मिशेल Foucault, the French historian of the 20th century, Michel Foucault brought the
फोर्थ न्यू कंसेप्ट इन हिस्टोग्राफी। इनके इतिहास लेखन से अगर हम बात करते हैं, इससे रिलेटेड बात अगर करते हैं, तो इनके इतिहास लेखन से एक नई संकल्पना आई। इन्होंने कहा है कि क्रमबद्ध पद्धति को, जो क्रमबद्ध पद्धति है, जो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर हमने देखा था, ये जो पद्धति है वो क्या है, गलत है, इतिहास लिखने के लिए गलत है। ऐसा किसका मानना था, मिशेल फौकाल्ट का। मिशेल फौकाल्ट फेल्ड एट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजेक्शन इन द हिस्ट्री इन द मोर इम्पोर्टेंट। ही कॉल्ड दिस हिज मेथड द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। इनके बुक का नाम है ये, इनके बुक का नाम है आर्कोलॉजी ऑफ knowledge. He acknowledged that the subjects such as the science of medicine, psychology of disorder, prison administration are valid for the historical analysis. तो मिशेल फौकाल्ट ये कहते हैं कि जो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर है, जो क्रमबद्ध पद्धति है इतिहास लिखने की, वो एकदम क्या है, गलत है। उनके हिसाब से हिस्ट्री जब हम लिखते हैं तो उसको ट्रांजेक्शन मतलब उसको पारदर्शी तरीके से देखो, मतलब हिस्ट्री को जब हम लिखते हैं तो उसको पारदर्शी तरीके से लिखना बहुत जरूरी है, उसके बारे में पारदर्शी रूप से जानना बहुत जरूरी है। और वो जो ये ट्रांजेक्शन ऑफ इन हिस्ट्री के जो बात करते हैं उसको वो कहते हैं कि उस मेथड को वो क्या कह रहे हैं, आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। Thus, the scope of historiography kept continuously expanding, writing of history of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing, and the painting, music, dance, drama, film, and the television etc. come into practice. उसके बाद ये हिस्टोग्राफी के पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया, जैसे जैसे वो क्षेत्र फैलते गया, उसमें बहुत सारे बदलाव आए, उस चीज़ों में बदलाव आए। हिस्ट्री के जितने भी विषय से रिलेटेड, हिस्ट्री से जितने भी विषय रिलेटेड है, जैसे लिटरेचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर, ड्राइंग, ये सारी चीज़ों का उसमें समावेश होता है। मैं बता चुकी हूँ इसके पहले कि जो आर्किटेक्चर्स होते थे या स्कल्पचर हमें जो मिलते हैं, है ना, ड्राइंग होती है, ये हिस्ट्री से जुड़ी होती है कि ये किस शताब्दी की है, ये किस युग की है, या किस मनुष्य की जो सोसाइटी चलती हो, इससे हमें पता चलता था। दीवारों पे, गुफाओं पे ऐसी पेंटिंग्स बनाई होती थी तो हमें इससे पता चलता कि ये किस ईयर्स की है, किस एज की है ना। फिर पेंटिंग, म्यूजिक भी सेम, डांस, ड्रामा, फिल्म्स, टेलीविज़न, ये कम जो हम देखेंगे। इसमें हिस्टोग्राफी में बहुत सारी डेवलपमेंट होती गई जो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन आंसर को ये 1 मार्क के लिए फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। It may be said that was the founder of modern historiography. Modern historiography का फाउंडर कौन था? फिर उसके बाद रोड द बुक इंटाइटल आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज हमने अभी देखा, मिशेल फौकाल्ट। फिर आप देखो कि आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर एंड करेक्ट द राइट वंस। ठीक है, ये सारे डायलेक्टिक्स हमने देखा, एनालिसिस स्कूल देखा। तो ये सब जो हमने लेसन देखा है, 2 मार्क्स के लिए स्कॉलर्स पूछा जाता है, या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। रॉन्ग पेयर में उनकी बुक पूछी जाती है। तो ये सब आपको इस जो मैंने टिक की हूँ उसमें आपको आंसरें मिल जाएंगे। आप